नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन में रैंक 33 हासिल करने वाले प्रियंकर प्रतिम डे का। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंकर जी आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू दीपांशी जी। आज स्टडी आईक्यू में आके आप लोगों ने एक मौका दिया है, इसके लिए पहले पहले बहुत स्टडी आईक्यू को बहुत धन्यवाद। प्रियंकर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। एजुकेशनल बैकग्राउंड तो मैंने बेसिक 10 और 12 तो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट नलबाड़ी से ही किया था। बाद में मैंने एजुकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया था लाखदिरजी इंजीनियरिंग कॉलेज मोरबी गुजरात। एक गुजरात गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, नेरिस एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एमटेक में मैंने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैकेनिकल ब्रांच में। उसके बाद कुछ दिनों मैंने लेक्चरशिप किया था गुजरात में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इन NRLM पोस्टेड इन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे अभी तो मैं वर्किंग प्रोफेशनली हूँ। प्रियंका, जैसे आपने बताया कि राइट नाउ यू आर वर्किंग एज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या मोटिवेशन आई कि आपने सोचा मुझे ये एग्जाम लिखना चाहिए, असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम? मोटिवेशन जो था पहले मेरा मदर ने मेरे इनबिल्ड किया था। जब बचपन से था वो चाहते थे मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, इसलिए वो हमेशा मुझे क्विज वगैरह में पार्टिसिपेशन में एनकरेज करते थे। और वो हैबिट में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी था। एमटेक तक भी मैं क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, डिबेट वो सब में करता था। और रीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना मेरा एक हॉबी जैसा बन गया था। उन्होंने वो कल्चर इनकल्केट किया था मेरे से। तो मोटिवेशन तो था लेकिन कभी अच्छी तरह से तैयारी नहीं किया था। जब 2016 में APSC का एडवर्टाइजमेंट निकला था उस टाइम मैंने दिया था, इंटरव्यू तक क्लियर हुआ था। मेंस में एक ऑप्शनल के कारण 23 मार्क्स शॉर्ट रहा, उस टाइम नहीं हुआ। लेकिन लकीली मदर फादर की विश, वेल विशर्स की विश के बदले इस बार सक्सेसफुली 33 रैंक मिलने की कोशिश हुई। तो बेसिक मोटिवेशन तो पेरेंट्स से ही आया था, फिर बाद में मैंने भी वो कंटिन्यू रखा। प्रियंका, जैसे आपने बताया मोटिवेशन आपके पेरेंट्स से आया। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपने इस एग्जाम को अप्रोच कैसे किया? एज ए वर्किंग प्रोफेसर फर्स्ट सभी वर्किंग प्रोफेशनल का एक ही प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट। मेरे साथ भी हुआ था। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी था, टाइम मिलता नहीं। अभी भी आज आपके साथ इंटरव्यू था, अभी मैं ऑफिस से ही इंटरव्यू दे रहा हूँ। टाइम शॉर्टेज बहुत था। फिर भी मैंने डिजिटल मीडियम आजकल जो इंटरनेट में जैसे आप लोगों का स्टडी आईक्यू हो, मृणाल हो, उन सब से मैंने बहुत लाभ लिया था। क्योंकि किताब पढ़ के टाइम नहीं मिलता था, तो डिजिटल में जब भी फ्री टाइम मिलता था ऑनलाइन ऐप वगैरह से या तो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया से मैंने वो किया था। वो एक था। और जब भी हॉलीडे वीकेंड मिलता था उसमें जो बैकलॉग्स था, मॉक वगैरह होता था, वो सब मैं करता था। उसी रकम से किया था। थोड़ा मुश्किल होता था लेकिन क्योंकि मेरा एक ड्रीम था तो टाइम तो निकाल लेता था। जैसे प्रियंकर, आप बेशक ही उन तमाम लोगों के मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है जो कंफ्यूज रहते हैं कि एज वर्किंग प्रोफेशनल वो इस एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करें। प्रियंकर, अगर हम प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात करें तो आपने क्या स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? एक्चुअली मैंने आप जैसे बताया वर्किंग प्रोफेशनल था, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ऑनलाइन इंटरनेट सोर्स को ही मैंने एक मीडियम कर लिया था। आप लोगों का जो स्टडी का बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री था तो हिस्ट्री का लेक्चर्स वगैरह देखते थे, ऑनलाइन सोर्स देते थे। वो मेरा एक मेन पार्ट था प्रिपरेशन के, क्योंकि मैंने इंटरनेट का यूज मैक्सिमम यूज किया था ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए। आप लोगों का जो जीके था वो सीरीज भी मैंने अच्छी तरह से लिया था। तो उन सब में आप लोग इनसाइड IAS था, मृणाल था, उन सबको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था। और मैंने कभी रेफरेंस बुक में इतना ध्यान नहीं दिया था, APSC में मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं स्टैंडर्ड बुक ही प्रीफर करते थे, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, वो सब मैंने अच्छी तरह से फॉलो किया था। प्रियंका, जैसे आपने बताया कि आपने डिजिटल माध्यम का बहुत ज्यादा उपयोग किया था। नोट मेकिंग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आप अपने मायने से क्या बताएंगे, नोट मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है? नोट मेकिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है। नोट मेकिंग वो करना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट था।
तो नोट मेकिंग प्रॉपरली कर नहीं पाया। जो भी था स्टैंडर्ड बुक में मार्किंग करते थे, और ऑनलाइन जो रीडिंग मटेरियल था, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, उसमें मार्क कर सकते थे आंसर्स को। तो वही मेरा था। नोट मेकिंग इतना मैं कर नहीं पाया टाइम कांस्टेंट के कारण, लेकिन जिसको भी टाइम है मैं सजेस्ट करूंगा नोट मेकिंग करना चाहिए। रिवीजन में बहुत हेल्प होता है। यूपीएससी एपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, नोट मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनके पास टाइम है उन्हें नोट मेकिंग को एक आधार बनाना ही चाहिए। जी। प्रियंकर, आपने नोट मेकिंग के बारे में बताया और आप एज वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता था टाइम का, वो भी आपने बताया। मॉक टेस्ट कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए, तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए और ये एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट होता है? सीरियसली अगर ट्रूली बोले तो मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रियल एग्जाम से जाने से पहले आपको प्रिपेयर कराते हैं। इस बार तो मैं इतना दे नहीं पाया था, लेकिन 2016 में मैंने मॉक इंटरव्यू और मॉक फाइवा दोनों ही दिया था। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में मॉक फाइवा दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत टाइम कॉन्स्टेंट था और मैं यहाँ पे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी से बहुत दूर है, तो मैं हर रोज गुवाहाटी जान भी नहीं पा रहा था, तो इस बार पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा ज़्यादा मुझे हेल्प किया था इस बार। प्रियंकर, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था। एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा एक डिलेमा होता है कि कोचिंग करना बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं उन एस्पिरेंट्स को कि कोचिंग करना बहुत जरूरी है या फिर खुद की लिमिटेड रिसोर्सेज से भी ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? कोचिंग जो है तो अपना अपना ऑप्शनल है। किसी को अगर ऐसा नहीं है कि किसी को शर्माना चाहिए कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर किसी को चाहिए, जानते हैं कि मेरा टाइम है, मुझे कोचिंग जाने से थोड़ा और हेल्प होगा, तो ले सकते हैं। लेकिन नॉट एब्सोल्यूट कि ऐसा है कि कंपलसरी है कि कोचिंग। आजकल तो इंटरनेट में बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और इजीली और फ्रीली, मेन का था एजुकेशन अभी फ्री हो गया है जब डिजिटल आ गया है, तो अच्छा क्वालिटी मटेरियल जैसे आप लोगों का स्टडी आईक्यू हो या तो मृणाल हो, उन सब में अच्छी तरह से मिल जाता है। तो एकदम तो एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो लोग ले सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि मेरा कोचिंग नहीं है तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा, एपीएससी एपीआर नहीं कर पाऊंगा, वो तो नहीं है। करंट अफेयर्स का वेटेज ऑलमोस्ट 60% है और करंट अफेयर्स हम सभी को पता है इस एग्जाम को क्लियर करने का बेस माना जाता है। करंट अफेयर्स को आपने किस तरीके से अप्रोच किया प्रियंकर? मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बोला था कि मेरा मदर ने मोटिवेट किया था जो एपीएससी के लिए, एपीएससी नहीं ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में, तो उन्होंने एक मेरा हैबिट कराया था कि न्यूज़पेपर पढ़ो। बचपन से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना, अभी भी जब भी टाइम मिलता है, ऑफिस टाइम में भी कहीं भी किसी फाइल के लिए वेट करता रहता हूँ तो न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ। तो करंट अफेयर्स का बेसिक सोर्स तो न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है जैसे हिटा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, असम ट्रिब्यून, वो सब रेगुलरली रिलीजियसली पढ़ते रहना चाहिए। वो करंट अफेयर्स के लिए बेसिक है। और यूपीएससी एपीएससी के लिए करंट अफेयर्स एक मेजर सक्सेस डिफरेंस क्रिएट करते हैं करंट अफेयर्स। तो रिलीजियसली जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, रेगुलरली अपडेट रहते हैं। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टाइम नहीं है, जैसे आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स में स्टडी आईक्यू हो या इसमें न्यूज़ एनालिसिस भी होते हैं, वो भी देख सकते हैं अगर टाइम कांस्टेंट हो मेरे जैसे, तो उस करने से भी करंट अफेयर्स अप टू डेट रहते हैं। रेगुलरली अप टू डेट रहने से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वॉल्यूम बहुत होते हैं। वो वॉल्यूम मेकअप करने के लिए रेगुलरली अपडेटेड होना पड़ेगा। रेगुलर, अपडेटेड और कंसिस्टेंसी, ये शायद की होता है इस एग्जाम को क्लियर करने को, और आपने अभी अपने एक्सपीरियंस से यही बताया। आज इंटरनेट में बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है। एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा ये शंका होती है कि कौन से रिसोर्सेज के लिए जाएं और कौन से रिसोर्सेज के लिए नहीं जाएं, तो आप ऐसे एस्पिरेंट्स को क्या बताएंगे, क्योंकि आपने खुद डिजिटल माध्यम को अपना बेस आधार बनाया था? डिजिटल मीडिया में बहुत, आपने जैसे बताया सही में, आजकल बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट्स कभी भी कंफ्यूज भी हो सकता है कौन से मटेरियल चूज करूँ कौन सा। तो बहुत सारे एपीएससी और यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल सभी जो टॉपर्स मैंने भी जैसे रीडिंग किया था, तो इनसाइड आईएएस, मृणाल, स्टडी आईक्यू, वो सब स्टैंडर्ड है सभी एक्सपीरियंस के लिए। सभी जो सीरियस एक्सपीरियंस है उनको पता ही है, और नया एक्सपीरियंस को मैं बोल सकता हूँ कि वो
जो स्टडी है इनसाइड मुना, वो सब ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करने से क्योंकि सभी में जाएंगे तो एक फास्ट ऑप्शन है, तो कहीं डूब नहीं पाएंगे। इन सभी में लिमिटेड रहेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है और एकदम अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, स्टैंडर्ड रखना है। स्टैंडर्ड। प्रियंकर, अब आपसे पूछना चाहेंगे कि एस्से पेपर उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्योंकि उसको गेम चेंजर माना जाता है इस एग्जाम में। ऐसे के लिए तो खास ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया था, एग्जाम से पहले 2-3 ऐसे प्रिपेयर किया था। जनरल मैंने करंट अफेयर्स जो ऐसे था 2 ऐसे लिखना था, वो करंट अफेयर्स बेसिस जो ऐसे था उसी में ध्यान दिया। लेकिन तो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, मैंने जितना भी ट्राई किया था मार्क्स कैरी करने के लिए कि सभी टॉपिक उसमें कवर हो, इंक्लूसिव एक ऐसे लिख पाओ और थोड़ा सिंपल, ये रीडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल एक ऐसे लिख पाओ जैसे एग्जामिनर्स को भी अच्छा लगे और थोड़ा जितना भी हो सके थोड़ा इंफॉर्मेटिव दे सकूं, वो मेरा ट्राई था। लेकिन थोड़ा एग्जाम में थोड़ा हमारा जो एपीएससी में है 300 मार्क्स 3 आवर्स में करना है, तो टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, फिर भी जितना हो सके क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोशिश किया था। प्रियंकर, अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी जनरल स्टडीज के पेपर को अप्रोच करने की? जनरल स्टडीज मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक के लिए तो हर रोज न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है अवेलेबल, स्टैंडर्ड अवेलेबल रिसोर्सेज उसको लिया था। और स्टैंडर्ड के लिए जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके लिए भी एनसीईआरटी और बाद में स्टैंडर्ड जो राइटर्स का बुक है वही फॉलो किया था। तो दोनों पार्ट में मैंने डिवाइड करके किया था, स्टैटिक एंड डायनेमिक। वही मेरा जो स्ट्रेटेजी था और अप्रोच था जीएस के लिए। हमने जीएस की बात की, हमने एस्से पेपर की बात की, अब हम बात करना चाहेंगे आपके ऑप्शनल्स की। तो आपने क्या क्या रिसोर्सेज अपने ऑप्शनल्स के लिए रखे थे और कैसे आपने ऑप्शनल्स की तैयारी की थी? ऑप्शनल जो एक्चुअली बेसिकली मैं एक इंजीनियरिंग था, लेकिन फिर भी मैंने आर्ट सब्जेक्ट से, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से चॉइस किया था, क्योंकि एपीएससी और यूपीएससी में थोड़ा स्कोरिंग होता है, फैक्ट्री बोलने से स्कोरिंग होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल चॉइस होता है। मुझे हिस्ट्री थोड़ा पसंद था और हिस्ट्री मेरा स्ट्रेटेजिकली भी ऐसा था कि हिस्ट्री लेने से जनरल स्टडीज का एक फास्ट पोर्शन कवर हो जाता था, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री लिया था। एजुकेशन लिया था, उसका सिलेबस कम था, कम टाइम में करना था, वर्किंग प्रोफेशनल था, टाइम कॉन्स्ट्रेंट था, तो उन दोनों लिया था। दोनों ही फॉर्म में हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में तो एक फास्ट, आपको भी पता है हिस्ट्री फास्ट है, उसमें मैंने स्टैंडर्ड बुक्स तीनों, एंशिएंट हो, मेडिएवल हो या तो इंडियन स्ट्रगल है, स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो किया था। एक बुक सफिशिएंट नहीं होता, 2-3 बुक रेफर करना पड़ता था अलग अलग सोर्स के लिए, एक बुक में हिस्ट्री का सोर्स नहीं मिलते थे। एजुकेशन के लिए तो इतना सिलेबस नहीं था, तो जल्दी कवर हो गया था। और ऑप्शनल चॉइस अच्छे तरह से करने से वो स्कोरिंग होता है और इजी होता है, तब हम लोग जीएस में ज्यादा टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने क्या इस अटेम्प्ट में की थी और किस तरीके से आपने आंसर राइटिंग अप्रोच किया था? आंसर राइटिंग एकदम लास्ट स्टेज में, जब मेंस के टाइम में, उसी टाइम ही कर पाया, क्योंकि पहले तो इतना नहीं कर पाया था। जो पुराने क्वेश्चंस पेपर्स हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया था, ज्यादा टाइम तो मिला नहीं था, लेकिन स्पीड के साथ क्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आंसर राइटिंग में। मैंने तो इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा किया था आंसर राइटिंग एग्जाम, मॉक थोड़ा 1-2 मॉक भी दिया था ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। प्रियंकर, आपने बताया था कि लास्ट अटेम्प्ट में आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, क्या आपने इसमें भी मॉक इंटरव्यूज दिए थे? इस बार तो इतना दे नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली जहाँ हमें पोस्टेड हूँ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही रिमोट एरिया है और गुवाहाटी यहाँ पे इतना सोर्स भी नहीं है कि मॉक दे पाओ। लास्ट टाइम जो दिया था वही उसी का जो नॉलेज था, लास्ट टाइम 4-5 मॉक इंटरव्यू दिया था, तो उसी का जो टीचिंग्स था, लर्निंग्स था, इस पर अप्लाई किया था। बहुत सारे मॉक्स जो स्टैंडर्ड्स मॉक्स है, उससे एक क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक हो जाता है। अगर मॉक दिए तो मॉक देना, मैं समझता हूँ मॉक देना चाहिए। मॉक देने से जो भले 1-2 क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो एक प्रैक्टिस हो जाता है, पुराने ब्यूरोक्रेट वगैरह से इंटरव्यू, सभी मॉक्स में पुराने ब्यूरोक्रेट्स रहते ही, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स रहते हैं। अगर उससे मॉक देते हैं
तो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है, आपका जो गलतियां हैं वो आपको पता चल जाता है। तो मैंने तो दे नहीं पाया टाइम कॉन्स्टेंट के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नया एक्सपीरियंस को इंटरव्यू से पहले मॉक टेस्ट जरूर दी। बिल्कुल। प्रियांकर, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप तमाम लोगों की एक इंस्पिरेशन है कि किस तरीके से आपने माइक्रो मैनेजमेंट किया अपने टाइम का और एपीएससी में इतनी अच्छी रैंक हासिल की। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एस्पिरेंसी एग्जाम लिखने वाले हैं? सभी एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एपीएससी हो या यूपीएससी, इसमें मेन जो है पेशेंस बहुत चाहिए। एग्जाम दिया था 2018 में और नवंबर 20 तक इंटरव्यू है, जो बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा। और जिसका भी पेशेंस है, परसिवरेंस है, और जो चाहते हैं, अगर ड्रीम ठान लिया है कि मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वर्किंग प्रोफेशनल हो या तो स्टडी हो, वो आराम से क्लियर कर पाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा जितना भी फ्री टाइम मिले वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी, जो फ्री टाइम में उसको जुडिशियसली यूज करे। मैंने वो जितना हो सके ट्राई किया था, ताकि ज़्यादा मैंने बहुत सारा सेक्रीफाइस भी देना पड़ा, सिनेमा वगैरह देखना बंद करना पड़ा था, क्योंकि वीकेंड ही 1-2 टाइम होता है, उसमें आपको फ्री थोड़ा मिलता है, उसमें पढ़ना पड़ता है। और अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विस बनना, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल, आपने बहुत ही एप्ट बात बोली कि अगर हम इस प्रेस्टिजियस सर्विसेज के लिए ड्रीम करते हैं तो बहुत कुछ अपना त्यागना होगा और हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ लगना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांकर प्रतिम डेका जी हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ने के लिए, और आपको आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांकर। थैंक यू स्टडी आईक्यू और दीपांशी जी, आप लोग इतना एक मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंटरव्यू है, इससे कोई बहुत सारे एक्सपीरियंस एनकरेज होके एपीएससी में आए, क्योंकि ज़्यादा जितना टैलेंट आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, उतना ही हमारे देश के लिए, स्टेट के लिए अच्छा है। मैं एक साथ मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को और मेरे फैमिली और सभी वेल विशर्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके ब्लेसिंग्स के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू।